Hello learners, welcome back to Bloomcap. So in today's video हम वो क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं जो हमारे माइंड में जब पॉप अप होते हैं जब हम ओलंपियाड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या हम ओलंपियाड प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होते हैं, और वो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड वी टेंड टू इग्नोर देम बिकॉज हमें उसका एक प्रॉपर रियल आंसर नहीं मिलता है, राइट? बट टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व your problem with our exceptionally experienced mathematics and reasoning educator, Miss Zoha Khan. Yes, she is one of the most talented educators and experienced educators in Bloomcamp. So let's answer your questions without any delay. So our first question is that कि जब भी हम ओलंपियाड प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हों, सो व्हाट टिप्स वी शुड कीप इन माइंड, हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमें किस टॉपिक से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए सो दैट वी डू नॉट गेट haphazard in the middle of the preparation, right? So let's learn it from Zoha ma'am. Thank you Ritika ma'am for this opportunity and welcome students to this session. आज का ये सेशन वाकई में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में. सो द क्वेश्चन विच रितिका मैम जस्ट आस्क्ड मी, उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आप ओलंपियाड्स देने जा रहे हो, ऑब्वियसली आप देने जा रहे हो तभी आप इस सेशन को वॉच आउट कर रहे हो. सो आप अपनी स्टार्टिंग जो अपनी तैयारी है उसको आप डीले मत करिएगा, जितना जल्दी हो सके आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो बिकॉज जितना डिसाइडेड टाइम में आप तैयारी कंप्लीट कर लोगे और अगर आपने उससे पहले कंप्लीट कर ली तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारा टाइम होगा कि आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होगे, आपकी कैलकुलेशन और आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी. सो जितना जल्दी पॉसिबल है, इवन अगर आप कर सकते हो तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे. नाउ द क्वेश्चन कम्स इन माइंड व्हेनेवर वी स्टार्ट समथिंग कि हमें स्टार्ट कैसे करना है. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट ओलंपियाड्स, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसकी सिलेबस को डाउनलोड करो बिकॉज ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें पढ़ना क्या है इस एग्ज़ाम के लिए, राइट? सो आप सिलेबस डाउनलोड करिए, अपने कंटेंट्स को मैच करिए अपने स्कूल सिलेबस से कि क्या कुछ ऐसे चीज़ें हैं, चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें अलग से तैयार करना पड़ेगा, या हो सकता है सारे चैप्टर्स आपको अपनी स्कूल बुक्स में भी मिल जाए. सो नाउ यू हैव टू थिंग्स टू प्रिपेयर. आपकी स्कूल बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कोई ओलंपियाड्स के लिए स्पेशल मटीरियल खरीद सकते हो, स्टडी मटीरियल, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? अब टॉपिक्स आपको कुछ सिलेबस मिल गया ना, टॉपिक कौन सा सबसे पहले स्टार्ट करें, तो सबसे पहला टॉपिक आपको हमेशा वो टॉपिक्स लेना चाहिए जिनसे आप अवेयर हो, राइट? जिनके बारे में आपने पहले से पढ़ रखा है, क्योंकि जब आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा ना इन कंपैरिजन टू इजी वन. अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, आपको नए तरीके से पढ़ना है, सो आपको वो डिफ़िकल्ट भी लगेगा, आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाओगे और फिर आप गिव अप करना शुरू कर दोगे. सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक जिससे आप अवेयर हो, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और उसके बाद चीज़ें अपने आप लाइंड अप हो जाएंगी. What an exceptional answer, Zoha ma'am. It is going to help a lot of students out there. So let's move to our next question. So now, okay, we have got it key from where we should start our preparation. But is our previous knowledge also beneficial for us? क्या जो हमारी पीछे की नॉलेज है जो हम बाकी क्लासेस में सीख के आते हैं अबाउट नंबर्स, अबाउट टेबल्स, क्या वो हमें ओलंपियाड्स के एग्जामिनेशन में हेल्प करती है? एंड क्या हमें एक ओलंपियाड के एग्जामिनेशन के पैटर्न को अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए ताकि हमें अच्छा स्कोर कर पाए? लेट्स लुक एट इट. यस मैम, प्रायर नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं बात करूँ और भी सब्जेक्ट की, जैसे आपके रीजनिंग होते हैं, इंग्लिश होते हैं, तो हर चीज़ ना पुराने टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है. सो अगर आपने उन पुराने टॉपिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियस है कि आपको नया टॉपिक समझ में नहीं आएगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूँ कि आपने अगर प्लस माइनस नहीं सीखा है,
ठीक है। सो आप कभी भी अपने सीनियर ग्रेड्स में बड़े बड़े कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बिकॉज प्लस माइनस तो ये बेसिक है मैथ्स की, राइट। सो प्रायर नॉलेज आपको बेसिक से रिलेटेड रहती है और उसका पता होना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी बड़े कॉन्सेप्ट को सीख सको, राइट। तो इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। सो अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसके फंडामेंटल्स मजबूत हो, उसके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो, सो आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रायर नॉलेज पे बहुत फोकस करना चाहिए। रही बात क्वेश्चन के पैटर्न की कि क्या पैटर्न से अवेयर होना ज़रूरी है, यस बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली थी, हम हर चीज़ पढ़ के जाते हैं, बट हम पैटर्न से अवेयर नहीं होते हैं कि हमें इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए अलजेब्रा है, इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम अलजेब्रा पढ़ के चले गए, हमने सब सीख लिया, बट हम पैटर्न से अवेयर नहीं है, हम वहाँ पे क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। जब हम क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे उसमें सोल्यूशन पे और हम गलत करके आएंगे। और कोई भी कंपटीशन आपसे यही उम्मीद करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको पैटर्न से अवेयर रहना है कि हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं वो किस तरीके से पूछे जाने हैं, राइट। Wow, what an explanation. Thank you so much, Zohaba. Let's move to our next question now. So you can say that this question is not just from students but from everyone out there. Yes. Why? It's about number system. Yes. तो हम हमेशा से नंबर सिस्टम को एक कॉमन कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ते आते हैं, बट जब हमें वो ओलंपियाड्स में यूज करना पड़ता है हम उसमें मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं, जिसमें कि हमें नंबर सिस्टम ऑलरेडी आता है, राइट। सो क्या आप एक ऐसा एक्यूरेट मेथड बता सकती हैं जिससे हमारी ये कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो सके? प्लीज लेट अस नो। यस मैम, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे बहुत स्मॉलर ग्रेड से पढ़ते चले आ रहे हैं कि लार्ज नंबर्स एंड दिस इज, तो ये सब तो बहुत स्मॉलर, बट जब बच्चे 6 to 10th के बच्चे नंबर सिस्टम को लेके आते हैं तो नंबर सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी टॉपिक्स जो होते हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं। अब उन टॉपिक्स का रिलेशन तो प्रायर नॉलेज से है ही, तो जो बच्चे मिस्टेक्स की, जो आपने मिस्टेक्स की बात करी, उसके लिए मेरा यही सोल्यूशन है कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रायर नॉलेज ऐसी हैं जिनके बेसिक्स आपको क्लियर नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड क्लियर योर बेसिक्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तभी आप उसके आगे की चीज़ें समझ पाओगे। और रही बात कॉम्प्लिकेशंस की कि कॉम्प्लिकेशंस कैसे अवॉइड करें, तो देखिए टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसको आपको प्रैक्टिस करना है, उसको आपको अच्छे से समझना है ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस एराइज ही ना हो, ठीक है। तो जब आप चीज़ को, टॉपिक के कॉन्सेप्ट को, उसके फंडामेंटल्स को अच्छे से समझोगे, जो भी चैप्टर में, जो भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी चैप्टर के कंटेंट है उसने आपने अच्छे से समझ लिया है, उसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपके टाइमली क्या होंगे, रिड्यूस होते रहेंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप उसमें हेल्प ले सकते हो, आप किसी स्टडी मटेरियल की, किसी मेंटोर की हेल्प ले लो, ठीक है। और उसके बाद उस पोर्शन पे मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैथ्स में किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का फंडा ही यही है कि आप उससे भागो मत, आप उसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको चीज़ें खुद ही समझ में आती जाएंगी, ठीक है। दैट इज़ वाई हम हमेशा कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के अगर आप इस चीज़ों से अवॉइड करते रहोगे कि नहीं ये क्वेश्चन तो, ये टॉपिक तो मुझे समझ नहीं आता है, मैं इसके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करने हैं, तो नहीं, फिर वो तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक आपने यहाँ छोड़ दिया तो फ्यूचर में उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा किसी और टॉपिक से, राइट। सो यू कैन नॉट अवॉइड एनी टॉपिक, यू हैव टू स्टडी टुडे ओनली। बस उसमें क्या करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ा सा एफर्ट लगाना है प्रैक्टिस करने में, ठीक है। या नंबर सिस्टम हो या कोई भी उससे रिलेटेड टॉपिक होगा, आपको समझ में आएगा। Thank you so much, Zoha ma'am, for giving such an accurate method to solve the questions without any loopholes. Thanks a lot for this. So our next question from you is that whenever we talk about algebra, yes, in school levels we are easily able to solve it because हमें वो एक basic level आता है algebra को solve करने का. But when we come to Olympiads, उसका question formation बहुत different होता है, इसमें बहुत complication आती है. So can you suggest some methods, some tricks and any solution
कि हम ओलंपियाड्स में भी अलजेब्रा को उसी तरह मास्टर करें जैसे हम अपने स्कूल्स में करते हैं? प्लीज लेट अस नो। यस मैम, अलजेब्रा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, स्पेशली 6 to 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो अलजेब्रा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर देम। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि कैसे हमें इस पर मास्टरी करनी है, सो मास्टरी किसी भी चीज़ पे सिर्फ प्रैक्टिस से ही होती है, बट देयर आर सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें आपको ध्यान रखना होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में आती कि अरे इसको ऐसे भी किया जा सकता है, अरे ये वाला मेथड लगा लें। तो वैसे ही अलजेब्रा में मैंने क्या देखा है कि जब आप स्पेशली ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कूल पेपर्स बिकॉज वहाँ तो आपको डिटेल सोल्यूशन लिखने होते हैं, बट अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ वहाँ पे पेपर्स आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं एंड यू हैव ऑप्शंस, राइट। नाउ अलजेब्रा इज व्हाट? अलजेब्रा इज रिलेटेड टू वेरिएबल, जहाँ पे आपको या तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सो अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो दैट मीन्स आपको x और y की वैल्यू पहले से दी गई है, बस आपको इतना बताना है कि ये जो x की वैल्यू दी गई है ये इसी क्वेश्चन की होगी या नहीं। सो इसको करने का क्या ये तरीका नहीं हो सकता कि हम ऑप्शन से आंसर उठा के अपने क्वेश्चन में रखें और चेक करा लें कि क्या ये आंसर इसी क्वेश्चन का है? अब चेक कराने का मतलब क्या होता है? चेक कराने का मतलब ये कि वैल्यू को आप रखो और चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना जिसमें हम ऑप्शन से क्वेश्चन तक रीच आउट करते हैं, ना कि क्वेश्चन से सोल्यूशन तक रीच आउट करते हैं। सो ये ट्रिक आपकी अलजेब्रा के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं ये नहीं कह रही हर क्वेश्चन में ये लग जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अलजेब्रा के ये लगेगा और इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इक्वेशन बनाने में, इक्वेशन फाइंड आउट करने में और उसको सॉल्व करने में। जो बच्चे थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन में गलती करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा स्टेप हो जाता है। तो आप अपना ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन को क्वेश्चन में रखिए, लेफ्ट हैंड साइड जिस ऑप्शन पे राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, और अगर ये नहीं है तो फिर बेसिक मेथड तो आपके पास है ही, बट ट्राई टू यूज ट्रिक्स बिकॉज ट्रिक्स आपका टाइम बचाएंगे। Again, a very nice explanation. I don't have words to explain it, how helpful it was, ma'am. So our next question, I think it's a very good question that I would say. हमने अभी उन टॉपिक्स के बारे में बात करी जो हम कहीं ना कहीं पास से पढ़ते आ रहे हैं, बट जब हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, इस टॉपिक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं ओलंपियाड्स के टाइम पे कि बच्चे उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं थोड़ा इजी होके। सो क्या आप कुछ ऐसी ट्रिक्स बता सकती हैं या बेसिकली एक मेथड बता सकती हैं कि हम प्रोबेबिलिटी को भी उसी आसानी, उसी ईज के साथ सॉल्व कर सके उनके क्वेश्चंस को, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं? प्लीज गो अहेड। यस मैम, प्रोबेबिलिटी एक नया टॉपिक है बच्चों के लिए, बट मैं बच्चों को बताऊंगी कि ये नया होने के साथ साथ ना बहुत इजी टॉपिक भी है। अगर आप इसके बेसिक रूल्स को अच्छे से समझ लेते हो, इसमें 2-3 ही बेसिक रूल्स हैं, उनको अगर आप अच्छे से ग्रास्प कर लेते हो, उनका मतलब समझ लेते हो, तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है आपके लिए। जैसे कि बात करूँ एक रूल की, कि प्रोबेबिलिटी में हमने ये रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो ग्रेटर देन 1 नहीं होती और लेस देन 0 नहीं होती। अब सपोज एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आ गया जिसमें प्रोबेबिलिटी पे, जिसके आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आपको सबसे पहले ना ऐसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपको क्या देखना, सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखने, जैसे मैंने अलजेब्रा के लिए बताया था कि वो ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकते हैं, वैसे प्रोबेबिलिटी भी ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है आपके कुछ ऑप्शंस ऐसे हों जिसमें आंसर ग्रेटर देन 1 हो, कुछ ऑप्शन ऐसे हो जिसका आंसर लेस देन 0 हो। तो जब आप ये बात अच्छे से जानते हो, रूल जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 0 नहीं हो सकती, आप उन ऑप्शंस को कट कर दो। आपको ज़रूरत ही नहीं है उन ऑप्शंस पे अपना टाइम वेस्ट करने की। क्या पता, हो सकता है कि आपके 3 ऑप्शंस कट हो जाए, आपको क्वेश्चन सॉल्व ही ना करना पड़े और आपको राइट आंसर मिल जाए। हो सकता है, पॉसिबल है। या हो सकता है फिर आपके 2 ऑप्शंस कट जाएं, 2 बचे। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो आपके क्वेश्चन के इस ऑप्शन को सॉल्व करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं ना। मान लो आपको कोई चीज़ नहीं भी आती है और आपने 2 ऑप्शन हटा दिए, आपके पास 2 बचे, तो उन दोनों में करेक्ट चूज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ना। यहाँ पे लक काम आ जाता है आपका।
कॉन्सेप्ट से अवेयर तो होना ही है, उसके लिए आपको रूल्स पता होने भी चाहिए, बट वी कैन फॉलो सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑल्सो कि अगर कभी बाई चांस हमें वो एग्जाम टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या हम इस तरीके से भी अपने आंसर को चूज़ कर सकते हैं? सो ऑब्वियसली वी कैन चूज़ इट, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी से भागना नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ा भी आते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और जो मैंने आपको सजेस्ट किया, जो मैंने हिंट दी कि पहले आप ऑप्शन में देख लो, ऐसे कोई ऑप्शंस तो नहीं है, तो उसको भी फॉलो करो। इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी के कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। Oh my god. Again, I have no words. I'm repeating the same thing, but yes, it was a very great advice for all. So now, ma'am, I have another question from you, and I think it's a very good question because it's very scary and time consuming in Olympiads. So whenever we get menstruation related problems, obviously वो ग्रेड के हिसाब से उनका लेवल बढ़ता जाता है एंड उनकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, जो कि टाइम बहुत कंज्यूम करती है और वो स्केरी लगने लगती है। इट फील्स लाइक कि इतनी सारी कैलकुलेशंस इतने कम टाइम में, इतने सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, हाउ वी शुड डू दैट। सो प्लीज टेल अस अ मेथड कि ये एक सिंपलर प्रोसेस हो जाए बच्चों के लिए और उन्हें स्ट्रेस्ड आउट फील ना हो जब भी वो मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस देखें। ओवर टू यू। यस मैम, मेंस्ट्रुएशन जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ते हैं बच्चों के, जो मेंस्ट्रुएशन की कैलकुलेशन होती है वो इतनी ज़्यादा लेंदी होती जाती है और बच्चे इसीलिए मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से बहुत ज़्यादा भागते हैं। बट भागना सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन ये है कि आप ये फाइंड आउट करो कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे इजीली कर सकते हो, कौन सी अप्रोच फॉलो कर सकते हो, और ये आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप उन क्वेश्चंस को नहीं लगाओगे, राइट। बिकॉज जब हम क्वेश्चंस को लगाते हैं तो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेंटली भी करी जा सकती हैं, ठीक है, जो हर चीज़ नोट डाउन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आपको खुद से सॉल्व करके ये अप्रोच निकालनी है, ये रोड मैप तैयार करना है अपने खुद के लिए कि अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आता है तो क्या चीज़ें हम इसमें स्किप कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस लेंदी सोल्यूशन को छोटा बना सकते हैं और किस तरीके से हम इसमें स्पीडी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिकॉज मेंस्ट्रुएशन ऐसा चैप्टर है जिसमें ट्रिक्स काम नहीं आती, बिकॉज ऑलरेडी एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है जहाँ पे आपको ऑलरेडी सिर्फ फॉर्मूले पे ही फोकस करना है, उसी वैल्यूज को रख के आंसर निकालना है। तो ये ऑलरेडी ट्रिक बेस्ड चैप्टर पहले से ही है, राइट। तो अगर ये ट्रिक बेस्ड चैप्टर है ऑलरेडी तो इसमें आप कोई नई ट्रिक तो नहीं लगा सकते हैं। दैट इज द रीजन कि इसको आपको वही बेसिक मेथड, जिससे हम कहेंगे फॉर्मूला बेस्ड मेथड से ही सॉल्व करना है। बट इसकी प्रैक्टिस करके आप अपने लिए एक रोड मैप बना सकते हो कि किन क्वेश्चंस पे हम कौन कौन से स्टेप को स्किप कर सकते हैं, कौन किस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को स्पीडी कर सकते हैं। बिकॉज अवॉइड करना या इग्नोर करना तो बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मेंस्ट्रुएशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, though it is difficult, though it is lengthy, confusing, but it is also very important. So you can expect questions from this chapter, so you need to work hard, you need to practice, and please इसको practice करके अपनी calculation speed को बढ़ाइए instead of avoiding it. Wow, again, a great explanation. Thank you so much, ma'am. So our next question from you is that we have so many tricks for HCF, LCM, cubes, squares, because whenever we have to find out, हमें tricks का आजकल बहुत trend है, right? We rely on them. We think that okay, let's use this trick instead of that traditional method. So what is your opinion on that? Because you are such an experienced teacher, so you can tell us clearly which is the best method in long term, in short term, which method we should go for. Traditional method of finding HCF, LCM and squares or cubes and other things, or we should go with these tips and tricks that we have around now. No ma'am, I'll never suggest a student to use traditional method because they are going to sit for their competitive exam, Olympiad exam, and the competitive exam always expect you to solve multiple questions in limited time. So if you have to solve multiple questions in limited time, you cannot rely on the traditional basic method. You have to know something extraordinary, which we called as tricks. So ट्रिक्स का पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे अवेयर रहिए। इसकी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए बिकॉज ट्रिक्स आपके बेसिक मेथड नहीं होते हैं। ट्रिक्स आपने कुछ नया सीखा होता है और नई चीज़ जब भी आप सीखोगे और उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको एग्जामिनेशन के एंड टाइम पे पक्का धोखा दे जाएगी। एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी ये चाहता है।
सो प्लीज़ प्रैक्टिस ट्रिक्स। और अगर HCF LCM की या क्यूब स्क्वायर की बात करूँ तो ये सब की ट्रिक्स अवेलेबल है। आप किसी अच्छे चैनल को फॉलो कर सकते हो, आप किसी अच्छे मेंटोर से हेल्प ले सकते हो, ट्रिक सीखो और उस पर प्रैक्टिस करो। बिकॉज ट्रिक एक क्वेश्चन से सीख लोगे आप, लेकिन उसको अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए आपको उसकी बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिकॉज ट्रिक्स जितनी जल्दी समझ में आती है उतनी ही जल्दी दिमाग से गायब होती है, राइट। सो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड देखो, जब आप 4th 5th तक होते हो ना, तो आपको जो LCM HCF होते हैं ना, वो निकालने पड़ते हैं, उसका मेथड भी दिखाना पड़ता है कि आपने कैसे निकाला। बट आफ्टर 6 क्वेश्चंस इतने लेंदी हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चन में 4-5 चीज़ें आपको करनी होती है, तो वहाँ HCF LCM आपको कभी शो नहीं करना होता, कभी मल्टीप्लिकेशन शो नहीं करना होता है, कभी क्यूब स्क्वायर आपको शो नहीं करना पड़ता। सो देयर यू कैन यूज ट्रिक्स। और इसे आप सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं है, इसे आप अपने स्कूल के एग्जाम में भी फॉलो कर सकते हो। बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि ये HCF निकाला तुमने तो कैसे निकाला। सो आप HCF LCM क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सब की जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना, जिनसे ये बहुत लिमिटेड टाइम में निकलते हैं, इसको आप, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो ना, तब भी मैं कहूँगी कि आप इन ट्रिक्स को सीखो, ठीक है। ये सब, इसे हम एक अलग मैथ्स कहते हैं, जिसे वैदिक मैथ्स कहा जाता है। तो ये अगर आपके पास स्पेयर टाइम है, सो प्लीज़ लर्न वैदिक मैथ। आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, कैलकुलेशन स्पीड की और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, दिस वैदिक मैथ्स, दीज ट्रिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू यूज ट्रिक्स वेर एवर इट इज़ पॉसिबल। कंपटीशन में तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में कर सको। Thank you so much, Zoha ma'am. I'm repeating it again, but you are giving such a great advices, so I think you deserve this. But yes, so another question for you I have, and this question is actually related to a very important portion of maths, which is geometry. So can you please, there are so many questions I myself have seen in the Olympiad exam patterns in the questions. Geometry seems very simple, बट जब वो ओलंपियाड्स में आती है वो इतनी डिफिकल्ट हो जाती है, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज उसमें विजुअलाइजेशन और थिंकिंग बहुत करनी पड़ती है। सो कैन यू टेल अस अ स्ट्रैटेजी जिससे हम इस कॉम्प्लिकेटेड थिंग को बिल्कुल सीमलेसली और ईज आउट होके सॉल्व कर सके? यस मैम, यू सेड इट राइट। ज्योमेट्री डिमांड सम काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन, और जिसकी वजह से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। बट आई थिंक कि अगर बच्चों के ज्योमेट्री को लेकर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि बच्चों को ये पता है, बच्चों को लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पता है, बच्चों को थ्योरम्स के बारे में पता है, बिकॉज 6 ऑनवर्ड्स थ्योरम्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, दैट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योमेट्री एज वेल। सो अगर बच्चों ने अच्छी सी चीज़ें प्रैक्टिस कर रखी हैं, लाइक पैरेलल से रिलेटेड, पैरेलल लाइन से रिलेटेड थ्योरम है, ट्रायंगल से रिलेटेड देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरम्स, एंड जितने भी थ्योरम्स है, अगर उनको बच्चों ने अच्छे से समझा हुआ है तो आई थिंक ज्योमेट्री उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। हाँ, कन्फ्यूजन रहता है, बिकॉज ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन स्पाइट of lot of practices you have already done, you can see a new variety of question in the examination that may seem hard to you, but I think if you are aware of the basics of the geometry, if you are aware of the concepts of the geometry, आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी हो already, so आपको कुछ ना कुछ relevance मिल जाएगा and you will be able to crack that solution. सो व्हाट आई सजेस्ट टू स्टूडेंट्स कि ज्योमेट्री में सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम जब हम छोटे होते हैं तो उन्हें अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, ना ही हम कोई कंपटीशन देने जा रहे होते हैं। बट अब तो कंपटीशन आपके बहुत छोटे से भी स्टार्ट हो गया है। सो आपको हर फेज, हर क्लास ऑफ को एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम को क्लास रिलेटेड नहीं देखना है, हर एग्ज़ाम को एक कंपटीशन रिलेटेड देखना है, बिकॉज इन फ्यूचर ऑल्सो यू आर गोइंग टू सिट फॉर एनी बिग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो अपने कॉन्सेप्ट्स को अभी से क्लियर रखिए, अदरवाइज व्हेन यू आर गोइंग टू सिट फॉर अ वेरी बिग और फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन यू विल नॉट हैव सच टाइम कि आप छोटी छोटी पुरानी चीज़ों को के बेसिक्स क्लियर कर पाओ। सो अभी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो,
ये आपके सिर्फ ओलंपियाड के लिए मैं ज़रूरी नहीं बता रही हूँ, ये आपके लाइफ लॉन्ग के लिए मैं ज़रूरी बता रही हूँ। और ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट जब आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वही क्लियर करो। विदाउट क्लियरिंग एनी कॉन्सेप्ट आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन बिल्कुल मत करिए, ठीक है। सो ज्योमेट्री भी वैसे ही एक टॉपिक है जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपनी विजुअलाइजेशन पावर पे फोकस करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है एंड टन्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो, ताकि आपको कोई नई वैरायटी भी मिल जाए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। Remarkable advice, Zoha ma'am. I would suggest to all the students out there, try to follow it. I would also suggest to other people now. Okay, so our next question is about compound interest. So what happens, ma'am? Compound interest we study with a lot of understanding and hard work. But जो Olympiad में आता है वो question इतना complicated हो जाते हैं, हम उन्हें answer कर नहीं पाते. So please again tell us a simpler way कि हमारे ये compound interest interesting बन जाए. Please tell us. यस, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मेरे पास बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। देखो, आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दो तरीके से लगाना सीखा है। एक आपने फॉर्मूला बेस सीखा है, एक आपने सीखा है ईयर बाय ईयर निकालने का। एंड जिन्होंने लगाया है वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो जब आप बात कर रहे हो ओलंपियाड्स की, देखो कभी भी मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें ये लिख के नहीं आता दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। नेवर नेवर इन मैथ्स। अगर किसी क्वेश्चन को लगाने के 5 तरीके हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से तरीके से उस क्वेश्चन को लगाना चाहते हो, और उसे कोई गलत नहीं कह सकता, राइट। सो टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं सो हमेशा उसे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन से लगाना। वाई? द रीज़न इज़ कि आपको टाइम सेव करना है, आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम नहीं देना है, और फॉर्मूला बनाया ही इसीलिए गया है ताकि, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक तरीके की आपके लिए ट्रिकी तो है कि जिसमें बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में आपका सोल्यूशन आ जाएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सो उस कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए आपको पहले से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके रखनी होगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई, जल्दी डिवाइड कर लो और गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, ज़्यादा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड पैटर्न है। लाइक कि क्या इफेक्ट पड़ता है रेट और टाइम पे अगर आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है या क्वार्टरली कैलकुलेट किया जा रहा है। सो वो चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना कि क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। 3 चीज़ों को बस ध्यान रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। इसके अलावा आई डोंट थिंक किसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। हाँ, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, लाइक कितने साल में कंपाउंड इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अब ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत रिपीट होते हैं। सो अगर आपने PYQs लगाए हुए हैं तो इस क्वेश्चन से आप अवेयर होंगे, इनके सोल्यूशन से अवेयर होंगे कि इन्हें कैसे करना है। सो बस इस तरीके से ये जो 2-3 पैटर्न है कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में, इनसे अवेयर रहिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसा आएगा जो आप ना कर पाओ, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। Thank you so much, Zoha ma'am. You actually made compound interest interesting for all of us today. So my next question from you is, we always tend to do mistakes while we are preparing. How we can learn from these mistakes? I always say, and every teacher says, कि mistakes करो, आप उससे सीखते हो. But कैसे सीखना चाहिए? We should learn this today from you. Please tell the students how you can learn from your mistakes. यस मैम, ये चीज़ सही है कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जो लेसन्स हमें अपनी मिस्टेक से मिलते हैं ना, वो हमें किसी की बताई हुई बातों से कभी नहीं मिलते, राइट। तो स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपको इससे निराश नहीं होना है। यू डोंट हैव टू गिव अप कि बिकॉज आपको कैलकुलेशन गलत हो रहा है, आप सवाल को अच्छे से कर नहीं पा रहे हो। आपसे मिस्टेक्स हो ही इसीलिए रही हैं ताकि आप ये चीज़ समझो कि कहाँ आपने गलत किया, क्या चीज़ है ऐसी जो हमें दोबारा रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम कहाँ पे गलत कर सकते हैं, और वो गलतियाँ हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे प्रिपेयर करते हैं बिकॉज आज का ज़माना तो यूट्यूब का है, तो बच्चों ने वीडियो लगा ली
और उन्होंने देखा टीचर ने ये सॉल्व कर दिया, अरे बहुत ईजी था, सॉल्व हो गया, हम भी कर लेंगे। दे डोंट प्रैक्टिस, वो उसे दोबारा करने की कोशिश ही नहीं करते। और एग्जामिनेशन वाले दिन अगर डायरेक्टली जाके आप कोई क्वेश्चन लगाने लगोगे कि मैम ने तो इस स्टेप से फॉलो किया था, हम भी कर लेंगे, सो तब आपको ये नहीं समझ में आता है कि मैम ने कुछ किया था, मैम ने कोई ट्रिक तो नहीं यूज़ करी थी। मैम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं की है। सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के टाइम आपने जो मिस्टेक्स की हैं वो आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग लेसन होता है, बिकॉज आपने उन गलतियों से कुछ सीखा है। तो अपनी मिस्टेक्स को हमेशा एक जगह आप नोट डाउन करो कि मैंने इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक करी थी और इससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी। मिस्टेक्स जब आप करोगे तो आप उनको दोबारा नहीं दोहराओगे, जब आप उनको दोबारा नहीं दोहराओगे तो किसी और क्वेश्चन में अगर वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है तो आपके एफर्ट्स कम लगेंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और ये स्पीड और एक्यूरेसी किसी भी एग्ज़ाम को सक्सेस के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुली पास होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डू मिस्टेक्स, डोंट हेजिटेट फ्रॉम डूइंग इट, एंड दीज मिस्टेक्स विल मेक यू परफेक्ट। Again, a wonderful explanation of everything, and it's going to help a lot of children out there, ma'am. So now my next question is that when we talk about sample papers, PYQs, and if I say what speed and accuracy every student should keep. So these are the three things जो हम हमेशा बच्चों को बताते हैं। सैम्पल पेपर्स देखना, PYQs करो, एक स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करो। Can you please tell us what in all of these three इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इन्हें कैसे आगे कैरी आउट करना चाहिए बच्चों को? These sample question papers and these previous year old question papers, they play a very important role in our examination. The reason is कि जब हम previous year question papers को solve करते हैं then we realize कि कोई जो question है, मान लीजिए कोई एक topic है, उसके कितने questions पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक हमने मेंसुरेशन की बात करी, मेंसुरेशन में एक टॉपिक है फ्रस्टम, जिसके बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, एंड नाउ वी आर वेस्टिंग अवर एफर्ट्स इन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक वेयर रिलेटेड टू फ्रस्टम। सो ये क्या है, ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। सो अगर आप पेपर के पैटर्न से अवेयर होना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिकॉज जो एग्जाम में पूछने, जो कंपटीशन का, जो ओलंपियाड्स का पूछने का तरीका है क्वेश्चन का, वो हमारे बेसिक क्वेश्चन के पूछने के तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं जिनकी पहले से प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स से आप अगर लगाते हो तो आपको ये समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ पता होने के बाद क्या ज़रूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वही क्वेश्चंस दोबारा आ जाएंगे। तो उस तरीके के दूसरे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, उसके लिए हम सैम्पल पेपर्स सॉल्व करते हैं। बिकॉज सैम्पल पेपर्स क्या होते हैं कि आपके जैसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सैम्पल पेपर्स उन्हीं वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस का एक पैटर्न होता है, एक पेपर होता है जिसमें उसी पैटर्न पे डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं। सो उन डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आपको अपना कॉन्सेप्ट की नॉलेज समझ में आएगी कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जितना मैंने सीखा वो कितना ज़्यादा अभी तक बिल्डअप हो गया है, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। सो PYQs और सैम्पल पेपर्स मस्ट है मतलब हर बच्चे को सॉल्व करनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप ये चेक करो कि आपकी नॉलेज अभी तक कितनी है। और रही बात स्पीड एंड एक्यूरेसी की मैम, तो स्पीड और एक्यूरेसी हर बच्चे की अलग अलग होती है, लेकिन ये अगर आप डेवलप करना चाहते हो, किसी बच्चे की एक्यूरेसी कम है, उससे क्वेश्चंस में गलतियाँ बहुत होती हैं, उसे मेंटेन करना है, उसे इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, आप देखोगे टाइम के साथ साथ आपकी कैलकुलेशन की जो मिस्टेक्स है वो उतनी ज़्यादा लेस होती जाएंगी एंड आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। सॉल्व करने से आपकी स्पीड बढ़ती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपका मेंटली होता है, तो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड बढ़ती है। सो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, और ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर ओल्ड और सैम्पल पेपर से मिल जाएंगे। Exceptional answer, and I think it is the best advice not just for Olympiad preparation but for life for everyone. So let's move to the next thing. Now my next question from you, ma'am, is that
which is the best approach, hard work or smart work for the students? Please give us some tips to them that how they can move ahead in this journey, which is the best way to go for it. Thank you so much. Please go ahead with it. Ma'am, these two approaches, hard work and smart work, they doesn't work like अकेले ये कहीं काम नहीं आएंगे. आप सिर्फ कहीं भी स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते बिना हार्ड वर्क के, आप सिर्फ कहीं भी हार्ड वर्क नहीं कर सकते बिना स्मार्ट वर्क के. सो ये दोनों अप्रोच एक साथ जब वर्क करती हैं, ठीक है, इनका मिक्सचर, इनका एमलगम बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है. लाइक अगर मैं बच्चों को उनके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूँ तो मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुएशन में फ्रस्टम जो होता है, इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. अब आपको ये बात मालूम नहीं थी या आपने इससे रिलेटेड प्रैक्टिस बहुत सारी करी, आपने टाइम दिया इस क्वेश्चन के ऊपर. सो ये क्या हुआ, आपने हार्ड वर्क किया बट आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया. स्मार्ट वर्क क्या था? स्मार्ट वर्क ये था कि आप सबसे पहले उन टॉपिक्स, उन सिलेक्टेड क्वेश्चन के टॉपिक्स को चूज़ करो जिससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए. वो एक स्मार्ट वर्क हुआ. और फिर उस क्वेश्चंस के जो टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिए उनकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, वो एक हार्ड वर्क हुआ. क्यों? क्योंकि आपको पता है जब ये टॉपिक इस तरीके के पैटर्न पूछे गए हैं तो ये हमारे नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जाएंगे. सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क बट विथ स्मार्ट वर्क. ठीक है, आपको अपना हार्ड वर्क ऐसी जगह नहीं लगाना है जहाँ पे लगा के आपको कोई रिजल्ट ना मिले, आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो. ठीक है, सो विदाउट स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क विल नेवर पे यू एनी सॉर्ट ऑफ रिजल्ट. सो आपको इन दोनों के मिक्सचर को लेकर ही चलना है. और जो बच्चे इन दोनों के मिक्सचर का समझना जानते हैं वही अपने एग्ज़ाम में बेटर रिजल्ट्स लाते हैं, वही सक्सीड करते हैं. आपको क्या लगता है ये जो बच्चे टॉप करते हैं, क्या ये सब कुछ पढ़ के आते होंगे? क्या इन्होंने पूरी बुक रट ली होती है कि नहीं कोई कहीं से भी पूछेगा मुझे आता है? नहीं, ऐसा नहीं. उन्हें सब कुछ नहीं आता, लेकिन उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ये सेलेक्ट कर सके कि मुझे क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन पे नहीं करना है, या किस टॉपिक को मुझे नहीं पढ़ना है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही चीज़ जज नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उनके जो परसेंटेज हैं वो टॉपर्स से लेस होते हैं. ठीक है, अगर कोई बच्चा 80% ला रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं की या उसने कम मेहनत की या एक टॉपर से ज़्यादा कम टाइम दिया. नहीं, हो सकता है वो एक टॉपर से ज़्यादा टाइम देता, बट सिंस उसके स्मार्ट वर्क उसके हार्ड वर्क के साथ मैच आउट नहीं हो पाया, दैट इज़ द रीज़न कि उसके जो परसेंटेज है वो एक टॉपर से कम है. सो यू नीड टू नो हाउ टू मेक द मिक्सचर ऑफ दीज टू अप्रोचेज एंड टू मेक योर रिजल्ट्स बेस्ट. Now, let's move on to the most important question, ma'am. Till now, you have given such a great knowledge. So now the last question is last minute do's and don'ts. हमें last minute किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जा सकें without any stress. यस मैम, ये क्वेश्चन तो मेरे लिए भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, बच्चों को ये बताना कि भाई आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है. तो सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं जो बच्चों को करनी है. सो देखो, आपने इनफ एग्जाम्स दिए हैं अपनी लाइफ में और कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस तो आपको खुद है, बट कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. देखो, जनरली हमारी हैबिट क्या होती है कि हम प्रैक्टिस भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बट हम नोट्स बनाने की हैबिट नहीं डालते, बिकॉज हमें लगता है कि नोट्स बना के क्या करेंगे, हमें आता तो है ही नहीं. जो चीज़ें आपको आती हैं अगर आप उनका नोट्स प्रिपेयर करोगे या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़, नोट्स इज़ नॉट कि आप पूरा कंटेंट उठा के कॉपी कर दो. नहीं, आपने जो पढ़ा उसको आप सम अप करके एक लाइन में लिखो. ठीक है, ये लाइन आपको एग्जामिनेशन के एक दिन पहले पढ़नी है ताकि आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाए इन अ लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम. राइट, सो नोट्स मेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके कॉन्सेप्ट को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाता है. राइट, और चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही होनी चाहिए, तभी हमारे लिए जो रिजल्ट्स होंगे वो बेटर होंगे. सो नोट्स बनाने की हैबिट सभी बच्चों को डालनी है. और दूसरी चीज़, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो उन मिस्टेक्स को भी आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन करना है और उस मिस्टेक से आपने क्या सीखा इसे भी ज़रूर लिखिए ताकि लास्ट टाइम पे आप इन चीज़ों को पढ़ सको और याद रख सको कि ये गलतियाँ मुझे दोबारा नहीं करनी है. राइट,
थर्ड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम स्केड्यूल बनाते हैं, सभी लोग टाइम टेबल बनाते हैं, और टाइम टेबल एक तरीके का बच्चों में क्रेज़ भी होता है, उन्हें बड़ा एक्साइटमेंट होती है कि हम टाइम टेबल बनाएं, बट वो कभी फॉलो नहीं करते। सो ऐसा टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है जो आप फॉलो ना कर सको, ठीक है। यू नो योर सेल्फ बेटर, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, तो वट यू हैव टू डू, टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिससे आप फॉलो कर सको। आप उसमें जितने ब्रेक्स देना चाहते हो दो, बिकॉज ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि ब्रेक्स नहीं होने चाहिए, कोई टाइम टेबल में आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे आपको थोड़ा सा आप रिफ्रेश हो सको, बिकॉज ब्रेन भी वर्क करते करते थक जाता है, तो उसे भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो आप ब्रेक्स दीजिए, उसमें आप जो करना चाहते हो अपनी मर्जी का आप करो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने स्केड्यूल में रिविज़न का टाइम ज़रूर रखिएगा, ठीक है। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा मैथ्स पूरी खत्म कर लें तब रिवाइज करिए, नहीं, व्हाट यू हैव रेड टुडे इन मैथ्स यू हैव टू रिवाइज टुडे ओनली, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा याद रखिएगा ताकि आपके लिए बेटर हो सके आगे के लिए। और कुछ चीज़ें जो नहीं करनी है वो ये करनी है कि बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चीज़ों को लास्ट मोमेंट पे छोड़ देते हैं। कोई भी चीज़ आपको लास्ट मोमेंट पे नहीं छोड़नी, इसीलिए मैंने बोला कि एग्ज़ाम की तैयारी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करिए ताकि आपके पास लास्ट में टाइम बचे। ऐसा ना हो कि आप डिले कर दो, उसके बाद लास्ट में टाइम ना बचे, फिर आप सोचोगे अरे ये जाने से पहले देख लेंगे। नहीं, वो चीज़ें, वो पेपर फिर आपके कभी भी ऐसे नहीं होंगे जो किसी रिजल्ट तक आपको पहुंचा सके, ठीक है। पास होना एक अलग बात है और किसी एग्ज़ाम में सक्सेसफुली पास होना अलग बात है। सो अगर आप सक्सेस चाहते हो, आप अपने एग्ज़ाम का बहुत अच्छा रिजल्ट चाहते हो, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है कि आप चीज़ों को लास्ट मिनट के लिए छोड़ो। एंड यू नेवर हैव टू स्टडी लेट एट नाइट। स्लीप साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एट योर एज, ठीक है। तो अपनी स्लीप साइकिल को अच्छा रखिए। इफ़ यू आर हैबिचुअल टू स्लीप फॉर 6 आवर्स, स्लीप फॉर दैट, फॉर 8 आवर्स, स्लीप फॉर दैट। प्लीज़ अपनी स्लीप साइकिल अच्छी रखो। जब आपकी स्लीप साइकिल अच्छी होगी ना तो आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क करेगा, और जब ब्रेन प्रॉपर वर्क करेगा तो आप चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर पाओगे, राइट। सो कभी भी लेट नाइट स्टडी नहीं करनी है। यू हैव इनफ टाइम यार। अब अगर आपने स्टार्ट करने के सोच लिया है तो आपके पास इतना सारा टाइम है, आप उसमें कंप्लीट करो। सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस हमें चीज़ों को प्रॉपरली लेके चलना है, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। एंड आई नो कि अगर आप इन सारी बातों का ख्याल रखोगे तो आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होगा। एंड टू ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। I understand, ma'am. Such an amazing answers to all the questions. This is going to help a lot of kids out there. ये सब बच्चों को बहुत help करेगा and hope ये उन्हें help करे. So all the learners out there, hope we have solved all your questions. Let us know if you have more questions. We will address them for sure. We'll meet you soon in one of our next videos. Take care. Bye-bye.